हाय एवरीवन। स्वागत आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद क्विता मैम पे। गाइस, आज फिर हम करने वाले हैं ज्योग्राफी की। ये सेवन्थ की बुक है ज्योग्राफी की, और इसका हम थर्ड चैप्टर करेंगे। 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप पहले उनको देखें, उसके बाद ही आप इस को देखें, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले जो फर्स्ट और सेकंड है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो थर्ड चैप्टर तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है। और गाइज, अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे, जो जो अंडरलाइन जैसे जैसे मैं करवाती जाऊँ वैसे ही आप करते जाना। ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारी बदलती पृथ्वी। आज हमारा टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी, यानी हमारी जो पृथ्वी पर चेंज। इससे पहले का जो टॉपिक कराया था मैंने सेकंड चैप्टर, उसमें क्या दिया हुआ था कि जो पृथ्वी की जो लेयर्स होती है ना, उस लेयर्स के लेयर्स में मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या आप मतलब कितनी लेयर्स होती हैं, उसका ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, अंदर के भाग को क्या कहते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से अपने एक बार देखें। ठीक है। हमारी पृथ्वी पर क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमारी पृथ्वी पर चेंजिंग होते हैं। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे जो स्थल मंडल है। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या होता है? जिसे आप जो ऊपरी लेयर है जिस पे आप रह रहे हैं ना, स्थल मतलब जो आपका प्लेस है, जिसको आप लैंड एरिया बोलते हैं, तो वो क्या है? आपका स्थल मंडल है। ठीक है। इसे स्थल मंडलीय प्लेट भी कहा जाता है, स्थल मंडल प्लेट भी कहा जाता है। जो ऊपर का एरिया होता है, जो ऊपर की जो लेयर होती है, जिसे प्रॉपर्टी कहते हैं ना, प्रॉपर्टी। और जो इसमें अनेक जो प्लेट्स होती हैं इसके अंदर, उसे स्थलमंडलीय प्लेट भी कहा जाता है। ये हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। ठीक है। ये क्या करती है? हाँ, धीरे धीरे। आपने कभी सुना होगा जैसे अर्थक्वेक आता है। ठीक है। अर्थक्वेक आता है, आपने देखा होगा कि आपकी जो अर्थ है वो हिलती है। क्यों हिलती है, कैसे हिलती है? आपके ये ज्वालामुखी जाते हैं, आपके लावा आता है, तो ये कैसे आता है? ये जो प्लेट्स होती है ना, जो लेयर्स होती हैं, आपको मैंने एग्जांपल दिया था अनियन का। जैसे अनियन है, कैबेज है, तो उसमें क्या होती है, एक के बाद एक जब आप छीलते जाते हैं तो एक के बाद एक लेयर लेयर होती है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, उसकी भी ऐसे ही अनेक लेयर होती हैं, अनेक प्लेट्स होती हैं। जब वो प्लेट्स थोड़ा हल्का-फुल्का भी हिलती हैं, क्योंकि एवरी ईयर, ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष जो है वे कुछ मिलीमीटर ही हिलती है। अगर ज़्यादा हिल जाएगी तो आपको पता ही है सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ ही हिलती है, तब भी आप कहते हैं कि जो अर्थक्वेक आया है इतने उसका जैसे बोलते हैं ना 7 पॉइंट समथिंग का, तो वेरी ही डेंजर होता है, वो तो काफ़ी डेंजर हो जाता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये क्यों होता है? रीजन पूछता है कि जो ये प्लेट्स क्यों हिलती हैं। ये हिलती हैं, जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा मतलब जो आपका लावा होता है, जो ज्वालामुखी है, जो गरम गरम हवाएं चलती हैं, वो उसके कारण ये जो है ये जो मूवमेंट होती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये क्या होता है कि ऐसे राउंड में, यानी ऐसे वृत्त होता है ना, वृत्त जैसे सर्कल बोलते हैं जिसको, ऐसे घूमता रहता है। जब ये ज्यादा गर्म होता है ना, जैसे आपने दूध देखा है, दूध जब आप दूध को गर्म करते, एक बाउल के अंदर दूध को गर्म करते, एक फ्राई पैन के अंदर जब दूध को गर्म करते हैं, तो वो जब तक गर्म होता है आराम से, जब वो बिल्कुल ही आप उसको बॉईल करते रहते हो, एकदम से बाहर आता है। ऐसे ही ये लावा होता है अर्थ के अंदर, जब वो गर्म होता है वैसे घूमता रहता है, लेकिन जब जैसे जैसे वो एकदम गर्म होता है और गर्म होकर एकदम से बाहर आता है, बिल्कुल जब उसकी जो कैपेसिटी है ना अंदर रहने की, वो जब बाहर आता है, तो वो एकदम से क्या हो जाता है, वो काफ़ी गरम बॉयल होके एकदम से बाहर आता है पृथ्वी के बाहर से। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो मैग्मा वो किस आकार में जो है घूमता रहता है? तो ये वृत्तीय आकार में, यानी सर्कल के आकार में घूमता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। ये देखो आपको ना अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं? तो जो बल पृथ्वी के अंदर जो घटित होते रहते हैं ना, जो गतियां आपस में जो कंटिन्यू चलती रहती हैं, उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, यानी ये तो पृथ्वी के अंदर होते हैं एंडोजेनिक। एंडो मतलब इंडो जैसे बोलते हैं ना, एंडो, और वो
देखो ये है ना, आप है ना, जैसे इंग्लिश वर्ड है ये एंडो, एंडो मतलब अंदर की तरफ, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, एक्सो क्या होता है बाहर की तरफ, एक्सो फोर्स क्या होगा, जो और पृथ्वी की जो ऊपर की सतह पर जो होते हैं उसको एक्सो फोर्स बोलते हैं। जो एंडो एंडोजेनिक जो फोर्स होता है वह आकस्मिक यानी सडनली एक सडनली मूवमेंट होती है, उसके कारण ये होता है, ठीक है। वो बहुत स्लोली उसमें होता है। और जैसे भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के स्तर पर अत्यधिक हानि होती है, ठीक है? ज्वालामुखी जो ये लावा वगैरह जो निकलता है, इसको बोलते हैं एंडोवन। देखो इसमें ये एक आप एक इसको मैं अगर इस टेबल की तरफ देखेंगे, तो ये देखो यहाँ पर नीचे आग जलाई हुई है। जब भी आप कोई चीज़ गर्म करते हैं, तो एकदम से वो बॉयल होकर बाहर आ जाती है। वैसे ही हमारी पृथ्वी में होता है, ये जो ये दिया हुआ ना, ये एक लावा है और ये गर्म होता जितना ज़्यादा गर्म होएगा ना, वो एकदम से पृथ्वी से बाहर आ जाए, जब आप बोलते हैं कि ज्वालामुखी आ गया, ठीक है? तो ये चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। आपको ये लर्न करना है स्थलमंडलीय प्लेट क्या होती है। भूपटल में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई हैं। ये चीज़ें ना स्थलमंडलीय जो लेयर होती हैं, ये जो मैं इससे पहले का जो चैप्टर है उसको मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ, आपको आप एक बार देख लेना। अब आता है पृथ्वी की गतियाँ कौन-कौन सी होती हैं। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। पूछेगा कि जैसे इसमें आपको अगर पृथ्वी गतियों की बात करें तो 2 गतियाँ होती हैं, एक अंतर्जनित जिसको एंडोजेनिक कहते हैं, एक एक्सोजेनिक बल कहते हैं इसको, ठीक है? ये 2 ही होती हैं। अब इसकी बात करते हैं, अंतर्जनित बल है, आकस्मिक होता है और पटल विरूपण बल होता है, 2 तरह से होता है। फिर आकस्मिक बल के कारण क्या-क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आकस्मिक बल के कारण क्या-क्या होता है? आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। यानी भूकंप भी आता है, आकस्मिक जो बल होता है, इंटरनल जो प्लेट हिलती हैं, ज्वालामुखी होता है और भूस्खलन होता है। भूस्खलन मतलब जो आप लैंडस्लाइड बोलते हैं ना, वो होता है इसके कारण, ठीक है? इसमें पूछेगा इसके इसकी वजह से क्या नहीं होता, तो उसमें आपको अंतर्जनित यानी ये आपको अपर्दन और निक्षेपण भी इसके अंदर ऑप्शन में मिलता है, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर आता है आपका बहिर्जनित में अपर्दन और निक्षेपण होता है। देखो अपर्दन, आप जैसे आप ना कहीं हिल एरिया पे गए होगे तो ऊपर से लैंड गिरती हुई दिखेगी, तो ये अपर्दन होता है, ठीक है? निक्षेपण वगैरह। और इसमें अपर्दन और निक्षेपण की बात करते हैं, जैसे नदी और बहता जल होता है, ये आपका अपर्दन, जैसे नदी का वो मिट्टी कटाव वगैरह जिसको बोलते हैं, पवन होती है, समुद्री तरंगे होती हैं, हिमनद होता है। ये और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले क्वेश्चन तो बनता है कि बताइए पृथ्वी की गतियां कितनी है, दो है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो बल होता है, यानी एंडोजेनिक और एक्सो वाली, ठीक है? और इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आकस्मिक बल के कारण क्या होता है, क्या नहीं होता है? तो होगा, देखो आपको पता है कि जब अंदर की लेयर हिलती है तब आपका भूकंप आता है। अंदर पृथ्वी के अंदर की जो घूमता रहता है लावा वगैरह ज्वाला, तो ज्वालामुखी आती है। और भूस्खलन भी तभी होता है जब आपने देखा होगा कि जब अंदर की जो लेयर वगैरह हिलती है ना, लेयर हिलती है, तो उसके कारण क्या होता है आपका एकदम भूस्खलन, यानी जो आपने देखा होगा खाना वगैरह में बोलते हैं कि वहाँ से जो है मिट्टी अंदर धँस गई है उसको, ठीक है? भूस्खलन बोलते हैं। और ऐसे ही अपर्दन और निक्षेपण का पूछते हैं वे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बट बाकी आप पर्वत विरूपण बल और पर्वत निर्माणकारी बल, आप अपर्दन और निक्षेपण, ये वाले 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? इसमें से कौन-सा नहीं होता, इस तरह से पूछेगा। या फिर ये जैसे अपर्दन और निक्षेपण दे देगा, तो इसमें एक पूछेगा भूकंप मतलब एक इसमें तीनों दे देगा और इसमें पूछेगा कि बताइए अपर्दन निक्षेपण का कौन-सा होता है? तो इसमें से ये वाले ऑप्शन इसमें दे देगा, पूछेगा कि इसमें से बताइए कि आकस्मिक बल का कौन-सा होता है? तो 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा, इसका पूछेगा तो इसमें से दे देगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को लर्न करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? भूपटल पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकल जाते हैं। जब आपने देखा हो ज्वालामुखी का, कई बार सुनते हैं कि ज्वालामुखी आ गया। जब आप नीचे से आप जैसे कोई भी नीचे बॉयल चीज़ हो रही है तो एकदम से वो बाहर आके एकदम बाहर, जैसे दूध बाहर निकल जाता है, तो एक छेद होता है। जब ज़मीन क्या होती है, वो थोड़ा-सा ज़मीन फटती है और उसमें से छेद से बाहर जो है ज्वालामुखी बाहर निकलता है, ठीक है? कई जगह जैसे आपका लाल लावा निकलता है, कहीं जो आप
आपने देखा होगा आग के साथ क्या होता है, राख भी होती है, ठीक है? तो आपको क्या होगा कि वो जो अगर जो पास ही में लावा निकलेगा तो लाल लाल कलर का निकलेगा, फिर जो थोड़ा ऊपर जाके होगा, दूर दूर फैलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका राख की तरफ फैलेगा। अब ये शब्द आपको लर्न करने हैं। इस शब्द में क्या दिया हुआ है, एंडो और एक्सो। एंडो का मतलब होता है अंदर और एक्सो का मतलब होता है बाहरी है। प्लस जैनिक, जैनिक होता है उत्पत्ति होना, वैजैनिक का मतलब होता है उत्पत्ति होना। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यानी एक्सो मतलब बाहर, ठीक है? ये थोड़ा लॉजिकल है, आप इसे लॉजिक से भी कर सकते हैं। एंडो मतलब अंदर की तरफ और एक्सो मतलब बाहरी है। आप इसको देखो, ये ज्वालामुखी कैसे निकला, यहाँ से देखेंगे तो आप ये देखो रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये आपके अंदर सेंटर पॉइंट में है। जो मेंटल होता है ना, मेंटल से देखो परपट्टी, फिर उसके बाद मेंटल, फिर उसके बाद क्रोड आता है, ठीक है? तो ये जो ये होता है ना रेड कलर का, ये जो दिया हुआ है इसके अंदर, तो इससे बाहर निकलेंगे तो ये आपका, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये रेड कलर का है, तो आप जैसे एक गैस होती है, गैस को जैसे आप गरम वो आग जलाते हैं ना जैसे, तो उसमें क्या होता है कि आपका मतलब जैसे दूध है अंदर बॉयल हो रहा है, लेकिन जैसे आप उसको गैस को ऑन रखेंगे और वो काफी अच्छे से बॉयल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एकदम से बाहर निकल जाएगा। तो वैसे ही ये इसमें दिया हुआ है, देखो आप, ये एग्जिट हो रहा है ये, ठीक है? वेंट, और जो ये राख वगैरह जो निकली हुई है क्रेटर, यानी यहाँ से ये जो होल सा दिखाई दे रहा है, ये अंदर ही अंदर फैलाव हो रहा है इसका। एकदम से जब ये बाहर निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है, राख बन जाती है, ठीक है? अब नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, स्थलीय मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। आपको एक क्वेश्चन आता है कि भूकंप क्या होता है? जो आपकी कंपन होती है ना पृथ्वी के अंदर, उसको भूकंप कहते हैं। कंपन जो आपने कभी फील भी किया होगा, जब पृथ्वी जो है हिलती है, ठीक है? और भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, उद्गम। ये आपने कभी देखा होगा ना कि ये जो पृथ्वी पर जो ये भूकंप आता है, तो भूकंप पे मतलब उसको बोलते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये कंट्री है, ये प्लेस है, तो उसको उद्गम, उद्गम मतलब जहां से वो निकला है, जहां से उत्पन्न हुआ है, ठीक है? उसको उत्पन्न वो कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के अगर भू स्तर पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए अधिकेंद्र क्या होता है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया कि अधिकेंद्र, भूकंप का जो अधिकेंद्र है वो क्या होता है? तो जो जहां से वो उत्पन्न हुआ ना, उसके पास में ही तो थोड़ी सी दूरी पर क्या होता है, उसके अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगे के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। यानी जहां से उद्गम हुआ है और उसके थोड़ी सी दूर पे देखेंगे तो वो जो ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अधिकेंद्र, जो भूकंप का अधिकेंद्र होता है, उसके उससे क्या होता है, उसके कारण क्या होता है? उसके कारण क्या होगा कि इसके इससे क्या होगा, कंपन के बाहर की तरंगे जो है वो गमन करती रहती है और इससे बहुत ज्यादा इसके आसपास के एरिया में ना बहुत ज्यादा हानि होती है, यानी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और काफी बिल्डिंग वेल्डिंग जितना भी होता है ना, कि तीव्रता उसकी जितनी भी स्पीड होगी, जितनी भी तीव्रता के साथ वो आएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो काफी नुकसान होता है उससे, ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये मैं एक बार डायग्राम बाद में बताऊंगी, पहले ये देखो इधर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पी तरंगे क्या होती है, एस तरंगे क्या होती है और एल तरंगे क्या होती हैं, ठीक है? इससे क्वेश्चन आता है। तो पी तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं, एस यानी अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगे ये कई बार है ना मैच द फॉलोइंग में देते हैं इस तरह से। ये दे देंगे कि इसको मैच द फॉलोइंग करें, ठीक है? तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, या फिर पूछ लेंगे एस तरंगे निम्न में से कौन सी होती है, तो ये ऑप्शन में दे देंगे, और ये आपको एस पूछ लेंगे, एल पूछ लेंगे, तो ठीक है? तो इस तरह से आपको ये लर्न करना है। ये तीन तरंगे होती है, भूकंप की कितनी तरंगे होती हैं, फिर वो ये मैच द फॉलोइंग में दे देंगे इस तरह से। फिर हम पूछेंगे कि भी बताइए पी तरंगे जो है इनमें से कौन सी है। तो इस तरह से आप, अगर आपको ऐसे लर्न आना रहे ना, तो इसको आप इंग्लिश लेटर में भी आप लिख सकते हैं, जैसे पी तरंगे, ठीक है? फिर एस तरंगे, फिर इस तरह से एल तरंगे, पी एस एल। अब यहाँ पर देखिए इधर ये डायग्राम जो दिया हुआ है, डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि आप जैसे देख सकते हैं उद्गम केंद्र, यानी जहां से ये मतलब जो भूकंप निकला है, जहां से इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये वो स्थान है जहां से ये स्टार्ट हुआ है इसमें।
तो अगर हम अधिक केंद्र की बात करें, देखो यहाँ से बिल्कुल ये थोड़ी-सी दूरी पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसका भूकंप का, ठीक है? और ये जो इसकी है ना, ये तरंगे निकली हुई है इधर से, आप देखें राउंड उसमें देखेंगे ना, तो ये जहाँ-जहाँ आस-पास का एरिया लगेगा तो वहाँ पर क्या होता है, ये इसका भूकंप की सभी जैसे बाहर निकलती हुई तरंगे दिखा रखी है इसके अंदर, ठीक है? तो ये लेयर दिखाई रखी है। आप इससे पहले का जो चैप्टर करेंगे ना, उसमें दिखाए, उसमें सारा डायग्राम समझा रखा कि इसकी प्याज़ की तरह लेयर होती है। जैसे आप प्याज़ यूज़ करते हैं, प्याज़ में एक के बाद एक के बाद एक जो है छिलके उतरते रहते हैं ऐसे। तो भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, क्योंकि ये पता है सडनली एकदम से आता है। इसके लिए आप ये नहीं कि आज मतलब आप सडनली इसको बोल सकते हैं कि भई भूकंप आएगा, क्योंकि ये सडनली आने वाली चीज़ है, ठीक है? एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या भूकंप की पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि सडनली प्लेट हिलती है तो एकदम से भूकंप आता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। देखो, एक भूकंप को ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप का हम अगर आइडिया लगाना हो तो कैसे लगाएँ? क्योंकि वैसे तो हम बता नहीं सकते, जैसे आप बारिश का बताते हैं, अनुमान लगाते, बारिश के बारे में बताते हैं, यहाँ पे बारिश आएगी, इन इन जो है उसमें सिटीज़ में, स्टेट में बारिश आने की संभावनाएँ हैं, ठीक है? वहाँ पर जोरदार बारिश आएगी, वहाँ झमझम आएगी, इस तरह से। लेकिन अगर भूकंप की बात करें ना, तो इसका आइडिया लगाने का एक ही तरीका है, जैसे जानवर जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, उनका जो चेंज हो जाता है बिहेव, यानी वो थोड़ा ना भागना-दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। और जो इसमें देखिए, अगर आप लेक वगैरह में देखेंगे, तालाब में देखेंगे, तो मछलियाँ क्या हो जाएँगी, वो थोड़ा-सा मतलब काफ़ी उसके अंदर है ना, वो हलचल पैदा होना शुरू हो जाएगी, जैसे काफ़ी उत्तेजित हो जाएँगी। और जैसे आप बात करेंगे साँपों का, वो क्या करेंगे, ये ज़मीन से बाहर आ जाएँगे। तो इसका आपको याद रखना है कि भई अगर भूकंप का आइडिया लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, अपने गुजरात में भूकंप के द्वारा बहुत विनाश हुआ था। ये आपका ये पूरा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसमें। तो भुज में भूकंप के झटके आए थे 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में, और रिएक्टर स्केल पर अगर इसकी वो बात करें तो ये कितना था, 6.9 था। 7 के आस-पास ये भी पूछा जाता है कि एक बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था कि जो भूकंप का अगर विनाशकारी भूकंप होता तो वो कौन से स्टेज पे होता है? या आपके एक एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्तन हिलते हैं, आपके घर में सामान हिलता है, तो वो उसका जो रिएक्टर स्केल पर देखें तो कितनी तीव्रता का भूकंप होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। फिर ये जैसे ये एक क्वेश्चन ये पूछा था, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 900, ये उसका दिया हुआ है भुज का, कि भी वहाँ पे क्या-क्या शहर, उस शहर में क्या-क्या हुआ था, ठीक है? तो ये यहाँ पे देखना, भूकंप का एक आता है ये क्वेश्चन उठाया था यहाँ से। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, भूकंप लेखी कहते हैं इसको, भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिस भूकंप की तीव्रता, ये क्वेश्चन उठाया था एग्जैक्ट, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ ना, बिल्कुल एज इट इज उठा रखा था उन्होंने। उसमें उन्होंने क्या करा था बताइए, कि भूकंप की जो तीव्रता, मतलब किस तीव्रता से जो है वो मतलब बर्तन गिरते हैं, इस तरह से पूछा था। तो ये आपका दिया हुआ है, ऐसे कैसे ऑप्शन उठा रखा था कि जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 है या उससे कम होती है। एक तो ये पॉइंट बना दिया, दूसरा बनाया उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। फिर तीसरा पॉइंट बता दिया कि भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है। आप कभी पीवाईक्यू करेंगे ना, तो उसमें देखना बिल्कुल एग्ज़ैक्ट एज़ इट इज़ उठा रखें ये। वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुँचा सकता है। यानी वो ये क्वेश्चन बना दिया था, जो इसमें दिया हुआ है ना, कि वस्तु के गिरने के लिए जो मतलब हानिकारक क्या होता है, जो जिसमें वस्तुएँ गिरती हैं, जो भी चीज़ें तुम्हारे घर में रखी हैं तो वो गिरती है उसके लिए, तो कौन-सा हानिकारक, तो ये ऐसे कैसे इन्होंने क्या करा था, ये वो बना दिया था एग्ज़ैक्ट। फिर आता है भूकंप से बचाव के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। ये तो स्कूलों में काफ़ी सिखाया जाता है कि भूकंप के लिए आप अगर भूकंप आता तो आपको कैसे-कैसे अपने आप को रेडी रखना है, किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, कहाँ पर आपको सेफ रखा जाता है, ये पूरा पढ़ लेना। ये तो थोड़ा कई बार कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? इस तरह के नहीं पूछता, लेकिन ये वाला ज़रूर पूछता है, ये वाला। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर आता है, ये आप इधर देखिए बॉक्स के अंदर, कि जलप्रपात क्या होता है? या कौन-सा जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। तो ये आप देख सकते हैं, जो वेनेज़ुएला का एंजल जलप्रपात है, वो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कहाँ पे पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है ये। जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। ये बहुत अच्छे से करना आपको, कौन-सा जलप्रपात कहाँ पड़ता है। उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि उसका बताइए इसमें कौन-सा जलप्रपात पड़ता है, तो ये तीनों चारों क्या करेंगे, आपको ऑप्शन में दे देगा। जैसे ये अफ्रीका में
जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जो है स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है आपका ये पृथ्वी की सतह पर ये जो अपरदन और अपक्षय मैं ऊपर बता चुकी हूँ, ये सेम हुई है। और सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन या अपर्दन कहते हैं। ये अपर्दन वो मैं बता चुकी हूँ, ये जो आपका जब भूमि जल कटाव वगैरह होता है ना, तो कई बार जैसे या बर्फों का है या जैसे जमीन का है, इस तरह से होता है। वायु, जल आदि अप्रदर्शित रदित जो पदार्थ होते हैं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और ये एक स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर जो है विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो ये चीजें आपकी अपर्दन का मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। फिर नदी के कार्य, जलप्रपात का पूछा गया है कि जलप्रपात क्या होता है। जब नदी के किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल और खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात कहलाता है। आपने जैसे आप बोलते हैं ना वाटरफॉल बोलते हैं, वो होता है ये। ठीक है, आपको पता ही है कि जब आपको ये वाटरफॉल कहाँ होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है, जहाँ पे वो होता है ना ये माउंटेन्स वगैरह, वहां पे आपने देखा होगा कि ऊपर से जैसे हाइट से जो भी पानी गिरेगा हाइट से, तो वो क्या होता है, आपको वाटरफॉल कहते हैं इसको। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को विषर्प, ये विषर्प पूछा गया है। विषर्प का देखो, मैं विषर्प का है ना, वैसे आप मतलब वो ना हो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है। विषर्प, सर्प क्या होता है आपको पता ही है कि सर्प ऐसे 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 करके चलता है। तो इसका मतलब जो उल्टे सीधे मोड़ पे कर लगेगी नदी बहेगी, उसी को नदी आप हमेशा है ना ऐसे 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 बहती है। ठीक है, तो इसके बाद विषपों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण होता रहता है। विषप लूप के सिरे निकट आते जाते समय के साथ विषप लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। इसे चाप झील कहते हैं। चाप झील वाला भी पूछा गया है। आपने कभी नदियां देखी होंगी, नदियों में के आसपास आपने देखा होगा जो नदियां खुद से जो होती है ना, एक तो मैडमेन होती है जो मैन मेड होती है, जो आदमी बनाते हैं, जैसे उसको पक्का बना देते हैं। एक होती है जो आप खुद से अपना रास्ता बनाती है, तो साइड में आपको थोड़ा-थोड़ा सा कटाव कर लेती है, तो उसी को हम चाप झील कहते हैं। यानी एक चाप की तरह जो है वो अपने आप को जैसे बनाई हुई है, साइड में वो बना देती है, फिर बीच में से फिर वो कवर कर देती है। फिर नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद वाला ना, मैं इसमें पहले भी इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये आप उसमें से देख लेना। ठीक है, आपने मैंने बोला ना, इससे पहले आपने जो भी चैप्टर पहले वाला चैप्टर करोगे तो ये चैप्टर आपका ऑटोमेटिक काफी हेल्प करेगा आपको समझने में। समतल उपजाऊ बाढ़ करत मैदान का निर्माण करते हैं। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ये तटबंध वाला भी पूछा जाता है कि तटबंध क्या होते हैं। जो तटबंध होते हैं, जो आप नदी का जो एक थोड़ा सा साइड के जो होता है ना, किनारा जैसे होता है, किनारा थोड़ा उठा हुआ, उसको तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी की अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। वितरिका, वेरी इंपॉर्टेंट। वितरिका क्या होती है, काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि वितरिका बताइए कि वितरिका होती क्या है। वितरिका होती है जब आपकी जो ना ये धाराएं होती है ना, जो नदियां जब समुद्र तक आते आते काफी उसमें विभाजित हो, अलग 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 धाराओं में विभाजित होती है, उसे वितरिका कहते हैं। वितरिका मतलब अलग अलग उसमें वितरण होना। जैसे एक पर ट्री होता है ना, एक ट्री होता है जैसे, और ट्री की ऐसे 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 बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं, तो ऐसे ही रिवर होती है, जब वहां पे निकलते निकलते समुद्र तक पहुंचते पहुंचते हुए अलग उसमें अलग अलग उसकी शाखाएं निकल जाती हैं उसे। ठीक है, उसे वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करती रहती है। प्रत्येक वितरिका अपने अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवशोधों के इस तरह से संघर्ष से डेल्टा का निर्माण होता है। अब डेल्टा क्या कहते हैं, जो ये लेके आती है ना अपने साथ डेल्टा, मतलब जो अपने साथ महीन थोड़े मिट्टी वगैरह जो साथ में लेके आती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपने साथ पानी के साथ बहा कर लेके आती है, उससे डेल्टा बनता है। ठीक है, और इसमें जैसे बात करता है विश्व के कुछ नदियों के नाम जो डेल्टा का निर्माण करते हैं, तो आपको पता है एक सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, जो ये
आपकी ये जो नदी है ना, गंगा नदी और उसके उससे बनता है, तो उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अब आता है समुद्री तरंग के कार्य। भाई समुद्री क्या क्या कार्य करता है? तो समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं और समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है। आपने कभी समुद्र में देखा होगा, और समुद्र में क्या होता है कि ये आपका वो काफी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। जब वो टकराती है, पानी जैसे जैसे टकराएगा टकराएगा, तो वो टकराते 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 कहते, वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा एक वो बन जाता है, मतलब उसको कटाव कर देती है उसको, पहाड़ को। ठीक है। और जिससे उसके अंदर क्या हो जाता है, वो थोड़ी सी दरार, मतलब थोड़ा सा ना वो आ जाता है उसके अंदर, कटा काट देती है उसको, पहाड़ को। और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, और इनको क्या कहते हैं, समुद्री गुफाओं को, मतलब गुफाओं जैसा हो जाता है वो, कटती 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 कटती, क्योंकि काफी तेज वेव्स होती है ना, तो वो उसको काटती काटती उनको क्या करती है, वो एक गुफा की तरह बन जाती है। और ये गुफाएं क्या करती है, तटीय मेहराब, जो ऊपर का एरिया जो बन जाता है ना, वो क्या बन जाता है आपका, मेहराब का काम करता है। ठीक है। तटीय मेहराब बनते हैं उनसे। तो ये जैसे समुद्री गुफा क्या होती है, जब समुद्रों के कटने से वो बनता है। तटीय मेहराब क्या होते हैं, जो केवल छत छत बच जाती है, उसको मेहराब बोलते हैं। ठीक है। जो नीचे जो नीचे का एरिया है, जो कट का कटाव बन जाता है, और बीच में जो क्रॉसिंग हो जाती है, उसको तो समुद्री गुफा बोलते हैं। और जो ऊपर का एरिया जो बिना कटाव का बन जाता है, जो ऊपर छत का काम करता है, वो क्या कहलाता है, तटीय मेहराब होता है। लगातार अपरदन छत को भी मोड़ तोड़ देता है, और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार ऐसी होती हैं कि जो इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। जो दीवार सी बन जाती है ना, दीवार सी, तो उसको क्या कहते हैं, स्टैक हो जाते हैं। समुन्द्र के जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। आप ये देखें, इसमें ये स्टैक क्या होता है, आपको कोई है ना, एक बिल्कुल जैसे किसी को अलग करके, कोई भी चीज जैसे पहाड़ से थोड़ा सा अलग कर देंगे, तो उसे स्टैक बोलते हैं। ठीक है। जैसे दीवार से खाली एक दीवार सा खड़ा कर दिया, उसके ऊपर कोई मतलब उसके अंदर कोई कटाव नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक स्ट्रेट उसमें जैसे रेक्टेंगल उसमें खड़ा कर देता है उसको। ठीक है। और ये जैसे जो थोड़े से उठे हुए वो शैल होते हैं, उनको समुद्री भृगु कहा जाता है। फिर आता है हिमनद। हिम मतलब होता है बर्फ। ठीक है। बर्फ की जो नदियां होती हैं, हिमनद और हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती है, और गुलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदर्शक का प्रदान करती है। हिमनद जो है गहरे गतों का निर्माण करते हैं। तो ये जैसे ये हिमनद का मतलब होता है, ये जो आपकी बर्फ की जो नदियाँ होती हैं ना, उसको बोलते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना, हिमनद के कारण क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये अंडरलाइन कर लेना। हिमनद के कारण हिमोड का जो है निर्माण होता है। जब ये छोटे से छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट, मिट्टी सब निक्षेपित होकर जो आ जाते हैं, उसको हिमनद और हिमोड का काम करते हैं। अब आता है पवन। जो रेगिस्तान का एरिया होता है। रेगिस्तान में आपने देखा होगा काफ़ी जब हवाएँ चलती हैं, तो जगह-जगह आपने देखा होगा काफ़ी कटाव, रे मिट्टी जो है उड़ के हवा के साथ झोंके से उड़ के क्या करती है, वो अलग जाकर वो बना लेती है कि मतलब एक वो बना देती है। जैसे कई जगह ऊँचे-ऊँचे पहाड़ से बन जाते हैं मिट्टी के, कहीं जगह कटाव होकर बिल्कुल ही स्मूथ हो जाता है। कहीं मतलब एक वो बन जाता है, एक मतलब डिज़ाइन से बना लेती है। तो ये सारे क्या हो जाता है, इसको छत्रक शेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? छत्रक शेल, जो बालू के टिब्बे टाइप से बन जाते हैं। ठीक है? और बस यही है इसके अंदर, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको पढ़ लेना। एक एक क्वेश्चन अब ये पूछा जाता है, जो बा जो बालू के जो कण होते हैं ना, इसको मतलब काफ़ी फैलाव हो जाता है जिसका, और फैलाव होकर जो निक्षेपी जो होता है, उसको लोएस बोलते हैं, लोएस, लोएस। ठीक है? बस यही क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये लोएस का पूछेगा कि ये लोएस कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर जो है चीन के अंदर पाए जाते हैं, जो ये आप इसमें देख सकते हैं। बस इसके अंदर यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप अंडरलाइन करें तो ज़्यादा बस यही है। जैसे अपरदन, ये रेगिस्तान में कैसे अपरदन निक्षेपण होता है इसका, और इसको छत्रक शैल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है इसके अंदर। और एक क्वेश्चन आता है, पूछता है जैसे बालू के टिब्बे, तो आपको पता ही है, रेगिस्तान में जो जगह-जगह जो बन जाते हैं ना, उसको बालू के टिब्बे कहते हैं। लोएस का आपको याद रखना है कि लोएस होता क्या है, ठीक है? यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि लोएस होता क्या है, वो चीन वाला। इससे ज़्यादा क्वेश्चन और कुछ नहीं पूछा जाता इसमें से।
और ये आपकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को सबसे पहले तो आप चैप्टर को रीड करें और अच्छे से लर्न करके तब इस एक्सरसाइज को सोल्व करें। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एज इट इज उठाया था, इसमें से जो एक्सरसाइज दी हुई ना सेम ऐसे ऐसे बोला कि सही मिलान करिए। इसमें से आपके 4 पॉइंट उठाए गए थे और इसमें से 5 पॉइंट लिए गए थे इसमें से। तो उसमें पूछा गया था बताइए इसको मिलान करना आपको। तो मिलान कैसे करोगे? देखो, हिम नद, हिम मतलब बर्फ होती है, विष आपका होता है जैसे आपकी जो नदियाँ सांप की तरह बहती है ना, ऐसे ऐसे घुमावदार इस तरह से, ठीक है ना। तो